राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आपको देखना है कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ह्यूमस का करैक्टर नहीं है। ठीक है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो नहीं है, मतलब तीन करैक्टर होने चाहिए और एक करैक्टर नहीं होना चाहिए कायदे से। तो बस हमें इसी चीज़ को ही पकड़ना है अच्छे से, और अगर हमने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ह्यूमस रिजर्वायर होता है न्यूट्रिएंट का, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ह्यूमस की बात करें तो मिट्टी की जो काली ऑर्गेनिक मैटर होती है, बहुत स्टेबल सब्सटेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल सब्सटेंस होता है। इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, बहुत धीरे होता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है इसका। डिकम्पोजिशन टूट रहा है, ये बहुत धीरे तरीके से ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। क्योंकि ये बहुत ही धीरे तरीके से टूट रहा है तो इसका डिकम्पोजिशन धीरे होने के कारण अभी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सोयल में रुकेंगे। अब क्योंकि इसका कलर डार्क है तो जो सेकंड ऑप्शन है ये डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है, डार्क कलर है, कोलॉइडल है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। भंडार मतलब रिजर्वायर है ये न्यूट्रिएंट्स का। अब बहुत ही स्लो ये टूटता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर क्या बोला हुआ है, आप तीसरे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तीसरे ऑप्शन ने साफ साफ मेंशन किया है कि इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट ए वेरी फास्ट रेट। लेकिन हम सब जानते हैं जो ह्यूमस होता है वो बहुत ही स्लो, धीरे 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 करके टूटता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ह्यूमस डार्क कलर का होता है। ठीक है, साथ में अमोर्फस होता है, पार्टिकल साइज ट्यूब सॉल्यूशन से बड़ा रहता है, मतलब कोलॉइडल रहता है, न्यूट्रिएंट का भंडार है, रिजर्वायर है। और जब ये टूटता है, ऑर्गेनिक मैटर टूट के जब ये बना रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही स्लो तरीके से टूट रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि बहुत ही स्लो टूट रहा है, तो अगर एग्ज़ाम में हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो ह्यूमस बनता है वो स्लोली डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे ग्रेजुअली होता है, सही है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए फास्ट तो वहाँ पे वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फास्ट वाले पे कभी भी टिक नहीं करना है। जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, वो है इट इज़ कोलॉइडल इन नेचर, बिल्कुल सही है। अब ह्यूमस के लिए मेमोरी ट्रिक, ह्यूमस हमेशा उतना मैच्योर और उतना स्टेबल। ठीक है, स्टेबल है मतलब सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है, मैच्योर है। कुछ पॉइंट्स आपको ह्यूमस के समझ में आ गए अच्छे से। न्यूट्रिएंट्स का भंडार है, ऑर्गेनिक है, डार्क कलर है, धीरे टूट रहा है, कोलॉइडल है। क्योंकि ऑप्शन ने पूछा था कौन सा सही नहीं है, करैक्टर नहीं है ह्यूमस का, तो हमने बता दिया कि डिकम्पोजिशन फास्ट रेट पे हो रहा है, ये ह्यूमस का करैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस। देखो, आई पीस लेंस का हमने क्या इन्होंने दे दिया, हमें आई पीस लेंस की जो दे दी वो दे दी 10x। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की दे दी वो दे दी 40x कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। एक बात को याद रखना है, जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल कितना वो बड़ा करके दिखा रहा है इमेज को। देखो, माइक्रोस्कोप हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से लेके। आप टीचर हो, आप बच्चों को सिखाते भी अपने बच्चों को कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप का हम यूज़ कर रहे हैं। कि छोटा सा बैक्टीरिया अगर मुझे उसको बड़ा करके देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस लेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं जब टोटल मैग्निफिकेशन निकालते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस किस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैग्निफिकेशन जो आई पीस की है, ठीक है, आई पीस का जो था और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई पीस का हमें यहाँ पे दिया है 10, ऑब्जेक्टिव का दिया है 40x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप समझ रहे हो क्या आ जाएगा वहाँ पे, 10 × 40 400। तो 400 क्या ऑप्शन में है, हाँ 400 ऑप्शन में है। अब यहाँ पे कॉमन गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं अच्छा आई पीस का हो गया 10, ऑब्जेक्टिव का हो गया 40, दोनों को ऐड कर देते हैं आंसर, अच्छा ऑप्शन में आंसर वो मिल भी रहे, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमेशा आपको मल्टीप्लाई ही करना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, ऐड मत करो। ऐड करना कॉमन ट्रैप है जहाँ से गलती होती है।
माइक्रोस्कोप का मैजिक, मल्टीप्लाई, एम से एम, ठीक है, माइक्रोस्कोप एम, मल्टीप्लाई, याद रखना। हम टोटल मैग्नीफिकेशन निकाल रहे तो बढ़ा के दिखाएगा ना। छोटा सा बैक्टीरिया, छोटा सेल जो माइक्रोमीटर में था वो हम देख पा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मैग्नीफिकेशन कितना इमेज बढ़ के आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपको मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 ही लेंस होते हैं। एक क्वेश्चन आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे तो, बट स्टिल आ सकता है। ये मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप जो टॉपिक है, बायो का भी टॉपिक है ये। जब हम सेल चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप ही करते हैं। अच्छा, सेल में जो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है वो कौन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेल चैप्टर में माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है वो कौन है, और फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, क्या दोनों में कोई रिलेशन है। हाँ, एक चीज़ और, जो दोनों में लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव है जो आईपीस है, उन दोनों में लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है या कन्वेक्स लेंस होता है। आंसर है कन्वेक्स लेंस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अमीनो एसिड जो कोड, देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली 1 कोडोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोडोन की, अमीनो एसिड की। हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन हैं, बहुत सारे प्रोटीन हम बाहर से भी खाते हैं। जितने भी प्रोटीन हैं हमारे पास हम जो ले रहे हैं, तो ये सब किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। किसकी बिल्डिंग ब्लॉक है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन्स का। इतना कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। अब एक चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं, वो कंसेप्ट क्या है जिसको हमें ध्यान से समझना है, कि जेनेटिक कोड में डीजनरेसी होती है। अब ये डीजनरेसी है, इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से, सुनना, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। मतलब कि कोई एक अमीनो एसिड है, उसको कोड करने के लिए 1 2 3 4 भी अमीनो एसिड कोड उसको कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। इसको हम बोलते हैं डिजनरेसी, ठीक है। जैसे, लेकिन ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन सिर्फ एक ही कोडोन से कोड होता है। ट्रिप्टोफैन बोलते हैं नो डाउट मैं बहुत बड़ा हूँ साइज़ में, एरोमेटिक हूँ, लेकिन मुझे ज़िंदगी में बस एक ही चाहिए जो मुझे कोड कर सके। तो UGG, ठीक है, UGG। ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन के केस में एक ही कोडोन होते हैं, इतना याद रखना है। मिथ्योनिन भी सिर्फ AUG से होता है। सीरिन के केस में 6 होते हैं। पूछ सकते हैं आपसे नंबर कि सीरिन के केस में कितने होते हैं। वेलिन का 4 होता है, ग्लाइसिन का 4 होता है। NCERT ने पूरी टेबल बना रखी है जहाँ पे 64 कोडोन बता रखे हैं, जिसमें से 3 स्टॉप कोडोन बता रखे हैं। आपको पता होना चाहिए स्टॉप कोडोन कौन से है, इनिशिएटर कोडोन कौन सा है, और किस अमीनो एसिड के लिए वो कोडोन कोड करता है। अब सुनिए, इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था ट्रिप्टोफैन के लिए कितने कोडोन होते हैं, आपने आंसर दे दिया 1 होता है। अगली बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कोडोन को बता दीजिए कौन सा होता है, UAA, UGG, UCA कौन सा होता है, AUG कौन सा होता है। तो ट्रिप्टोफैन के लिए वो एक ही होता है और उसका नाम होता है UGG। ट्रिप्टोफैन इतना बड़ा है ना, उसको GG बहुत ज़्यादा उसको इज्जत चाहिए, GG से याद रखना। ट्रिप्टोफैन के लिए वर्ड यूज़ करें UGG, सो ओनली फॉर ट्रिप, ठीक है। मिथोनिन, नो डाउट मिथोनिन सबसे स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला कोडोन होता है जिसको हम बोलते हैं AUG, जो स्टार्टिंग में कोडोन हम सबके पास होता है जिसको हम बोलते हैं AUG, तो AUG कोड करता है मिथोनिन को। अब एग्ज़ाम के लिए टिप, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ कर सके इस पॉइंट को। अब बिल्कुल डट जाओ एग्ज़ाम के लिए। एक कोडोन, 1 कोडोन अमीनो एसिड में आपको याद रखना है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को कौन कोड कर रहा है, UGG। ट्रिप्टोफैन बड़ा है, दूध में पाया जाता है, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन बनाता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत चाहिए, इसलिए आ जाएगा UGG। मिथोनिन AUG के द्वारा कोड होता है, दोनों याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन TRP, रेयर प्राइमर, सिर्फ एक साथ है उसका। ट्रिप्टोफैन वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो हम बढ़ते हैं आगे।
अब एग्जाम इसमें जो और ऑप्शन थे हमने वो भी देख लिए कि ऑप्शन पहला जो था वो था सीरिन। सीरिन अमाइनो एसिड है, लेकिन सीरिन को 6 कोडोन कोड करते हैं, 6 कोडोन कोड करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड कोड बाय 1 कोडोन, तो सीरिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इसने सेकंड ऑप्शन में दिया वैलिन, वैलिन के केस में 4 होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के केस में 1 होता है, 1 पूछा था तो हमने आंसर दे दिया। चौथे ऑप्शन में दिया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में भी 4 होते हैं, तो सीरिन में 6, वैलिन में 4 और ग्लाइसिन के भी 4। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इन चारों में से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो बहुत तो सिंपल है। आपने नोटिस किया क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से नो डाउट क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया ट्रिकी सा, लेकिन लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, जो आपको मतलब अच्छे से जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसको डेप्थ लर्निंग है, डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन होता है। अब अमीनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप होता है वही डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आर एच भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक चैन भी हो सकती है, तो इट्स डिपेंड अपॉन आर ग्रुप। जो चीज़ें कॉमन रहेगी लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप और अमीनो ग्रुप, ये चीज़ें तो हमेशा सेम ही रहती है, हाइड्रोजन चीज़ें हमेशा सेम ही रहती है, तो इनसे कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट आता नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वही अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। तो कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, देखिए दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि 48% के पास ही 42 है, 52% बिल्कुल आसपास ऑप्शन है, तुक्का नहीं मारना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तभी सॉल्व कर पाएंगे। 4Mn ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ये हो सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में Mn की जगह AB ब्लड ग्रुप दे दे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है फॉर AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको दे दिया फॉर Mn ब्लड ग्रुप सिस्टम, फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है। Mn ब्लड ग्रुप के लिए M और N नाम के एलील वो जो होएंगे यूज़ होएंगे, तो यहाँ पे जो M और N एलील है उनकी हमें फ्रीक्वेंसी दे दी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N allele are 0.6 and 0.4, तो हमने लिख दिया इसको, आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो जब भी इस तरीके से हमें एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, और आपको यूज़ करना है हार्डी वेनबर्ग लॉ का यूज़ करना है। हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है p² + q² + 2pq इज इक्वल टू 1, या फिर इन शॉर्ट p + q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो p नाम का एलील है प्लस q नाम का एलील है उनको मैं ऐड करके स्क्वायर कर रही हूँ, तो दोनों का आंसर 1 आ रहा है, और आ भी रहा है, नो डाउट आ भी रहा है। 0.6 0.4 को ऐड करो 1, 1 का स्क्वायर करो 1 आ भी रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बताओ Mn ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल की। इसने Mn की पूछी है, इसने खाली M जो खाली N की नहीं पूछी, वो तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसने क्या पूछा है, Mn को जोड़ के बताओ, मतलब हमें यहाँ पे स्क्वायर को खोल देना है। p + q का होल स्क्वायर क्या बनेगा, p² + q² + 2pq। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ पता है, मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, हार्डी वेनबर्ग लॉ का यूज़ करा। जब भी इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हेटेरोजाइगस निकालने के लिए बोल रखा है, तो ज़्यादा दिमाग खराब मत करना, ये मत सोचना ये मैथ का क्वेश्चन बायो में क्या कर रहा है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है यहाँ पे मैथमेटिक्स। हाँ, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहने में तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लग रहा है जो बचपन से सीखते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन आज लगा देना है। हमें एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, होमोजाइगस की, और हमें हेटेरोजाइगस की निकालनी है, और उल्टा भी हो सकता है। आपने क्या देखा, आपको Mn की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में Mn की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, मतलब वहाँ पे 2pq की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पे इसने p की वैल्यू दी 0.6, मतलब जो M है, ठीक है, मतलब m की वैल्यू दी है 0.6, मतलब जो p है, n की वैल्यू 0.4 जो q है, 2pq आपको निकालना है, 2 × 0.6 × 0.4 0.48 आ गया। बहुत इजी था कैलकुलेशन, 0.48 के आगे फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 48% आ जाएगा। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है 48% आया है तो मतलब m और n कैसा रिलेशन बैठ रहा है, m और n के बीच में कोडोमिनेंट रिलेशन बैठ रहा है।
MN हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है MM की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 0.36 परसेंटेज में आ जाएगा 36%। वो पूछ सकता है MN 48%, पूछ सकता है NN तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 0.16 आ जाएगा, परसेंटेज में पूछ लेगा तो 16% कर देना। क्वेश्चन क्या है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है। सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कब लगाना है, क्योंकि अगर आपको पता लग गया हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है, एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उनका जो स्क्वायर होता है वो कांस्टेंट 1 होता है, तब आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। उस केस में बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। क्यों टफ नहीं होती है, क्योंकि इनको ऐड करके स्क्वायर करके 1 नहीं आना होता है, तो कैलकुलेशन टफ कैसी होएगी। परसेंटेज निकालना तो सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन टफ नहीं होती है। ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है कि कैलकुलेटर से सॉल्व या फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, फिर आपकी कैलकुलेशन चाहिए कितनी फास्ट है उसका फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कब मुझे हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कब होमोजाइगस की निकालनी है। आप समझिए, होमोजाइगस मतलब जब दोनों एलील सेम है। जब क्वेश्चन पूछता कि MM, क्वेश्चन ने बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दिया M और N, मतलब कोडोमिनेंट का केस मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप 2p क्यों निकालोगे। या तो क्वेश्चन बोल देता कि NN MM, तब हम M को M से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 कर देते। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ जो मैंने देखी है बच्चों को मतलब गलत करते हुए कि ऑल तो इस ऑप्शन के अंदर 24% गिवन नहीं है, बट काफ़ी बार हो सकता है गिवन भी होता, तो सिर्फ M मल्टीप्लाई N कर देते हैं। वो सोचते हैं MN ब्लड ग्रुप निकालना है तो M को N से मल्टीप्लाई कर दो, 24% आ जाएगा। 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 0.24 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में 24%, बिल्कुल गलत होता है। हेट्रोजाइगस के केस में आप हमेशा 2p क्यों लिखते हो, आप फॉर्मूला चेक कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। हम यहाँ पे पी क्यू मान रहे हैं, मतलब कि 2p क्यू, तो 2p क्यू हमेशा होगा MN। जब भी हेट्रोजाइगस हो वो मेंशन नहीं करेगा 2MN, वो 2MN क्यों लिखेगा। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिराइव कर रहे हो, तो आपको हमेशा सही करना है ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वैसे ये ब्लड ग्रुप के ऊपर था। ब्लड ग्रुप तो आपको वैसे पहले से भी पता है कि कोडोमिनेंट होता है। AB ब्लड ग्रुप बोल सकता था, और भी टाइप के ब्लड ग्रुप बोल सकता था। और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसके अलावा परसेंटेज का क्वेश्चन। आपको एक पर्टिकुलर डाटा गिवन होगा और दूसरा डाटा आपको निकालना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई किया जा रहा है। उस केस में भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कब किस केस में आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे MN बोला है, हो सकता है AB आज ब्लड ग्रुप आ जाए। वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकता है आपको घुमाने के लिए, कि आप सोचो अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था MN, तो ना छोड़ देते हैं इसको, ये तो मैंने मेरी गलती होगी, मैंने पढ़ा नहीं होगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, एग्जामिनर को वर्डिंग चेंज करने हैं करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। MN दे, AB दे, CD दे, कुछ भी दे, उनकी इच्छा। आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, पढ़ना है क्वेश्चन को। हमेशा कंसेप्चुअल नॉलेज पे ध्यान दो, बट ध्यान दो कि है क्या उसके अंदर, कब हार्डी वेनबर्ग लग रहा है, ABCD व्हाट्सोएवर। इवन आपकी एग्जामिनेशन में डेटा भी चेंज हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम दे के भी आ सकता है, या फिर पेरेंट्स और उनकी नेक्स्ट जनरेशन का नेम दे के भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमंस पे डेटा आएगा, प्लांट पे भी तो आ सकता है। बॉटनी से क्वेश्चन में बन सकता है, भाई प्लांट्स में भी तो जीन्स होते हैं, या फिर किसी और एनिमल से रिलेटेड भी डेटा आ सकता है। वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि हमने ये जानवर लिया, ये एनिमल लिया। जिन एनिमल्स पे ज़्यादा रिसर्च होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपको तैयार रहना है। ये नहीं सोचना कभी भी कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मत नहीं सोचना कभी भी। आपने पढ़ा है, आपको आता है, क्वेश्चन अटैम्प्ट की पढ़िए, अटैम्प्ट कीजिए, पढ़िए तो सही क्वेश्चन को, क्या पढ़ोगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा अगर आपने उसका कंसेप्ट क्लियर है तो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ चीज़ें याद रख लेनी है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, ठीक है। एक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे दो होते हैं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में भी दो होते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। ज़्यादातर सेक्स लिंक्ड में आप पढ़ते हो एक्स लिंक्ड, ठीक है। एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड में भी एक्स
सेक्स लिंक्ड है। मोस्टली मेल्स इसमें इफेक्टेड होते हैं। क्यों मेल इफेक्टेड ज़्यादा होते हैं, इसका आंसर आपके पास ही है, क्योंकि मेल के अंदर होता है XY, मतलब मेल के अंदर ओनली एक ही X क्रोमोसोम होता है। जब है ही एक और वही इफेक्ट हो गया तो मेल पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। फीमेल में अगर एक होता है तो फीमेल की बॉडी पे रिजल्ट तो शो नहीं होएगा, लेकिन वो दूसरों को फैलाने का काम करेगी, कैरियर का काम जरूर करती है। अब ये फिनाइलकेटोनुरिया दिया है हमारे पास पहला ऑप्शन। और ऑप्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरे ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, हो सकता है इसी ऑप्शन से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आने लग गया है। तो आपको रेडी रहना है सजेशन रीजन जैसे क्वेश्चंस के लिए भी, कि भाई पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन है ऑटोजोमल रिसेसिव। जो फिनाइलकेटोनुरिया होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। क्वेश्चन ने तो साफ साफ बोला है सेक्स लिंक्ड। ओके, दूसरा ऑप्शन है हीमोफीलिया, जो बिल्कुल सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सिकल सेल अनीमिया। जो सिकल सेल अनीमिया होता है वो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। कैसे ऑटोजोमल रिसेसिव होता है सिकल सेल अनीमिया? देखो, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 कौन सा होता है? ऑटोसोम ही तो होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो आपको अगर ये भी पता है, एक आइडिया है कि कौन से क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है, भाई 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, है ना, 23 पेयर है, तो स्टार्टिंग के 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम ही तो है, उनका क्या लेना देना है। तो यहाँ पे फिनाइलकेटोनुरिया पहला ऑप्शन जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, दूसरा ऑप्शन हीमोफीलिया जो कि सेक्स लिंक्ड है, तीसरा ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोमल है। और ऑटोसोमल में भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट में, जो सेशन रीजन में, कि ऑटोसोमल में भी कैसा है, रिसेसिव है, मतलब जब दोनों पे प्रेजेंट होगा तभी शो होगा। थैलेसेमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिर्फ हीमोफीलिया है जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अब एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है जो हमें पता होना चाहिए? एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, दो ऑप्शन दे दिए जाए, ये एग्जामिनर में एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा टाइम लेगा आपका। हो सकता है यहाँ पे पहले 4 स्टेटमेंट दे देता ABCD करके, जिसमें एक ऑप्शन में हीमोफीलिया, दूसरे ऑप्शन में कोई ऐसा डिसीज दे देता जो भी सेक्स लिंक्ड है, बाद में फिर वो कम्बिनेशन पूछता, बताओ कौन कौन से कम्बिनेशन बन रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने लग गए अब, तो आपको प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है। एग्जाम के लिए टिप्स, एक्स लिंक्ड में एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कर लो। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम की वजह से फीलिया एफिनिटी है। एग्जाम के लिए ट्रिक है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको अपने पॉइंट्स में क्या क्या राइट डाउन करना है। फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तीनों के तीनों लिख दो ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। ठीक है, हीमोफीलिया किस में लिख दो, जल्दी से हीमोफीलिया किस में लिख दोगे, सेक्स लिंक्ड में लिख दोगे। अब सेक्स लिंक्ड के अंदर बनाओगे 2 कॉलम आप। ठीक है, क्या कॉलम बनाओगे सेक्स लिंक्ड में? एक होता है एक्स लिंक्ड, एक होता है वाई लिंक्ड। अब एक्स लिंक्ड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे क्यों? देखो, वाई लिंक्ड सिर्फ मेल में ही होएगी, फीमेल्स का कुछ चक्कर ही नहीं है। हद वाली क्या है, बात क्या है, जो एक्स लिंक्ड है ना वो भी ज़्यादा मेल में हो रहा है। हाँ, बोलोगे ये क्या हुआ? अब जो कोई मेल इस वीडियो को देख रहा होगा सोचेगा ये क्या हुआ, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। जो वाई लिंक्ड है वो भी ज़्यादा मेल में हो रहा है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो होता ही सिर्फ मेल के पास है। अब जो एक्स लिंक्ड है वो भी ज़्यादा मेल के पास हो रहा है। ये क्या चक्कर है? ये सुनो क्या चक्कर है, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर मान लो कोई डिसऑर्डर रिसेसिव है, बहुत सारे रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड में रिसेसिव है, ठीक है, मतलब एक्स वाले में रिसेसिव है, मेल के पास बेचारे के पास एक ही एक्स है, अगर उस वो भी बर्बाद हो गया तो मेल कैरियर भी होगा और मेल इफेक्टेड भी हो गया। ये रीज़न है। फीमेल वाले केस में क्या होता है, 2 एक्स होते हैं। अगर एक एक्स पे है कोई दिक्कत नहीं है, बस कैरियर होएगी, आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को देगी, उसको कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज़ द रीज़न कि आपने शायद क्वीन विक्टोरिया के बारे में सुना होगा कि वो कैरियर थी, तो बहुत सारी फीमेल्स कैरियर रहती है। तो दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए, कैसे पता लगेगा कि हमें किसी पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। बहुत सारे कैरियर भी पर्सन होते हो, तभी तो बोलते हैं ना, जितना कुंडली मैचिंग ज़रूरी है शादी से पहले, उतनी ही ज़रूरी है क्रोमोसोमल मैपिंग भी। कभी ऐसा ना हो कि कोई आप किसी कैरियर से शादी तो नहीं कर रहे हैं फिर बच्चों में हो जाएगा, तो क्रोमोसोमल मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिनकी शादी होने वाली है थोड़ा ध्यान देना, क्या क्रोमोसोमल मैपिंग करा सकते हैं अपने पार्टनर की, ताकि बच्चों में कोई डिसऑर्डर ना हो जाए। मैं देखती हूँ हमें लगता है कि ये नहीं होते डिसऑर्डर आसपास, लेकिन
मुझे भी लगता था जब मैं हरियाणा में रह रही थी कि अरे कितना कोई होते होगी, जब बट मैं दिल्ली में आई तो मैंने नोटिस करी ये चीज़ कि बहुत लोग इफ़ेक्टेड है। इवन थैलासीमिया के लिए तो स्पेशल ब्लड बैंक से एक ब्लड भी आता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल से थैलासीमिया के लिए बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड है। एंड बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब खासकर छोटे छोटे बच्चों को होता है एंड उनका बार बार ब्लड चेंज करना पड़ता है। पेरेंट्स कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डेट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि शादी से पहले कुंडली मैचिंग भी ज़रूरी है और अपने पार्टनर को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी कैरियर से शादी कर रहे हो, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना। तो ओके, जैसे हीमोफीलिया की हम बात करें, एनसीईआरटी ने भी बोला कि इन विक्टेरिया को तो कुछ नहीं था, कैरियर थी वो सिर्फ, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हुआ। कुछ कुछ डिसऑर्डर इतने खतरनाक नहीं होते, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, क्या ही हो जाएगा, बस कलर ही तो दिखाई नहीं दे रहा, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुछ डिसऑर्डर ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जानलेवा मैं कहूँगी होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर जो जानलेवा है उनमें यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑल तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए, होप्स हो जल्दी ठीक कर पाए। बट स्टिल चाहे हम कितनी वैक्सीन बना ले, कितने भी मेडिसिन बना रहे, ऑल तो मेडिसिन आर ऑल्सो ड्रग्स, कितने भी हम मेडिसिन सेक्टर में आगे चले जाए, बट स्टिल एक लाइन हम हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GEAC? तो GEAC क्या होता है? ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप देखोगे क्वेश्चन तो बहुत इन्होंने बढ़िया दे दिया, लेकिन सारे ऑप्शन में ना बच्चा जो कहेगा अरे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, आप पहला ऑप्शन देखिए। अब जो ओवर कॉन्फिडेंट होगा कहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, चलो फटाफट टिक कर दो पहला ऑप्शन। वो देखेगा नहीं कि उस पहले ऑप्शन ने कम्युनिटी बोला, तो इसमें गलती नहीं करनी है। ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है क्या? ये इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की फील्ड ट्रायल को देख रही है। भाई ऐसा तो नहीं है आप रिसर्च कर रहे हो और कुछ भी बना रहे हो, कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बना रहे हो और बढ़िया उगा रहे हो, बेच रहे हो। भाई एक एथिकल इशू होने चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रूव करेगी उसको, तो पर्टिकुलर सब चीज़ें बढ़िया तरीके से बैलेंस होनी चाहिए। तो यही चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी देखती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये क्या है? इंडिया की अप्रूवल कमेटी है, वर्ल्ड की नहीं है, गलती मत कर देना, क्योंकि अगर ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के फील्ड ट्रायल, ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने आज कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट बना दिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना दिया, मैं बोल रही हूँ चलो ये बहुत बढ़िया है, इसने बहुत सारा बनाया विटामिन ए, बहुत सारा बनाया आयरन, चलो इसको लोगों को खिलाने लग जाओ। नहीं, हम नो डाउट पर्टिकुलर प्लांट विटामिन ए बनाने लग गया, हो सकता है कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा बना रहा हो जो टॉक्सिक हो, आपको क्या पता। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए ट्रायल, हम लोगों को गलत चीज़ तो नहीं खिला सकते। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन भी है, हम लोगों को जब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इतना ध्यान रखती है कि ट्रायल इतने बढ़िया इतने सख्त ट्रायल करती है, तो ये पेस्टिसाइड के ओवर यूज़, इंसेक्टिसाइड के ओवर यूज़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, जो कि कार्सिनोजेनिक की तरह एक्ट करते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, हम वहाँ पे क्यों भूल जाते हैं। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जो अच्छा काम कर रही है, फील्ड ट्रायल कर रही है ताकि कुछ भी ऐसे लोगों को ना खिला दिया जाए, अप्रूव करती है। अब ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने शायद बीटी कॉटन सुना होगा सबने, बीटी कॉटन तो चलो बढ़िया, अब आज के टाइम पे इंडिया चाइना रीजन में 90% जो कॉटन है वो बीटी कॉटन ही है। लेकिन ये बीटी बैंगन नहीं आ पाया बैंगन मतलब ब्रिंजल नहीं आ पाया, बीटी बैंगन क्यों नहीं आ पाया? कंट्रोवर्सी है भाई, खाना है, कुछ गलत खिला दिया लोगों को। तो बीटी का पता है ना, वो मतलब इंसेक्ट के गुट में छेद कर रहा था, इंसेक्ट को मार रहा था, कभी ऐसी बैंगन ने इंसान को मारना शुरू कर दिया। तो भाई क्वेश्चन मार्क है। GEAC ने अपने अकॉर्डिंग सही किया। तो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है, ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि ये लो मेरी क्रॉप, मेरा प्लांट, मेरा ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बना रहा है, आयरन बहुत ज़्यादा बना रहा है, विटामिन ए, चलो इसको लोगों को खिला दे। नहीं, अच्छा काम कर रहा है, कुछ बुरा काम कर रहा होगा तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना के ऐसे कैसे हम उसको लोगों को खिला दे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कही कि हम उस प्लांट को ग्रो करेंगे, ट्रायल करेंगे, चेक करेंगे वो कौन कौन से केमिकल्स और भी रिलीज कर रहा है, अगर हम उसको अप्रूव करते हैं तभी आगे बात होएगी। तो अप्रूवल याद रखो, यहाँ पे एग्जाम टिप में अप्रूवल वर्ड याद रखो,
ये जो कुछ कुछ वर्ड गलत दे देंगे आपको, कम्युनिटी बोल देंगे, अथॉरिटी, अप्रिशिएशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जीएसी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक चीज़ याद रखना, जेनेटिक मॉडिफाइड जीएमओ, आज के टाइम पे जीएमओ देखो इंडिया में भी आ चुके हैं बहुत सारे जीएमओ क्रॉप्स, हम भी खा रहे हैं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा राइस जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, और उसके अंदर किस से जीन निकाल के डाला था? क्या गाजर से निकाल के डाला था, येस और नो? आप मुझे बताना, ये भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। डोरमेंसी ऑफ सीड्स इज कोज्ड बाय, अब ये डोरमेंसी होता क्या है? डोरमेंसी होता है सो जाना, रेस्ट करना, डोरमेंट, बढ़िया तरीके से सोना। एक होता है डोमिनेंस, एक होता है डोरमेंस। डोंट गेट कन्फ्यूज। अगर जो हिंदी वाले भी है तो इंग्लिश साथ में दी होती है, हिंदी बड़े खतरनाक वर्ड होते हैं। तो डोरमेंस का मतलब होता है रेस्ट पीरियड, स्लीपी पीरियड, सो जाना, बस इतना याद रखो। सुकून की अवस्था, सोने की अवस्था, रेस्ट पीरियड, लिख लो अपने नोट्स में, जल्दी से लिखेंगे सब। डोरमेंसी इज इक्वल टू रेस्ट पीरियड, सुकून की अवस्था, सोने की अवस्था, स्लीपिंग पीरियड, रेस्ट पीरियड। अब डोरमेंसी ऑफ सीड इज कोज्ड बाय impermeability of seed coat to water and oxygen। जब सीड सोएगा तो सीड का कोट पानी और ऑक्सीजन क्यों आने देगा, इम्परमेबल होगा, बिल्कुल सही बात है भैया। इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो का मैच्योर होने लगेगा तो कहाँ से डोरमेंस होगा, इमेच्योरिटी है। जर्मिनेशन इनहिबिटर है, जर्मिनेशन वो सीडलिंग हो रही है, सीड से प्रॉपर पूछ आ रही है ना, आप अंकुरित हो रही है। जैसे आप घर पे स्प्राउट्स बनाते हो तो वहाँ पे डोरमेंसी पीरियड हम तोड़ते ही तो है पानी में डाल के, लेकिन हम जर्मिनेशन इनहिबिटर डाल रहे हैं तो डोरमेंसी कर रहे हैं। अब बीज की डोरमेंसी मतलब सुकून की अवस्था के कारण होते हैं सीड कोट पानी या ऑक्सीजन नहीं आने देती। कहीं कि सीड को सोने दो, पानी लाओ, ऑक्सीजन लाओगे, जग जाएगी वो, तो ना उसके अंदर पानी आएगा ना ऑक्सीजन आएगी, एम्ब्रियो पूरी तरह पका नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा भैया आपने, एब्सिसिक एसिड जैसे इनहिबिटर जर्मिनेशन रोकते, कहते नहीं बड़ा नहीं होने देंगे। तीनों चीज़ें सही है, इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आंसर है चौथा, और ऑप्शन आर करेक्ट। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो जगत जननी है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, उसको तो करना ही है, उसके अलावा और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है सीड डोरमेंसी के कोजेस में हार्ड सीड कोड, जब सीड का कोड, जो सीड है अब उसका जब सीड का कोड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मेरे पास सीड है, सीड का कोट जितना ज़्यादा हार्ड होगा, क्यों आने देगा वो पानी को, क्यों आने देगा वो ऑक्सीजन को? तो डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, हार्ड सीड कोट, इमेच्योर एम्ब्रियो होगा, एंड देयर आर इनहिबिटर्स ऑल्सो, इनहिबिटर जैसे कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बहुत फेमस है भैया, एब्सिसिक एसिड को दूर से पढ़ना, लोग एब्सिसिक एसिड को गाले निकालते हो, यार ये इनहिबिटर है, मैं बोलती हूँ अच्छा है, हर किसी को रेस्ट चाहिए, हमें भी तो रेस्ट चाहिए ना, हमारी बॉडी में स्लीपिंग के टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज होता है, अच्छा नहीं है कि वो अच्छा है? जैसे हमें रेस्ट चाहिए ना, ऐसे प्लांट्स को भी रेस्ट चाहिए, उनको भी डोरमेंट स्टेज चाहिए। हम जो घर पे चने की दाल लेके आ रहे हैं डोरमेंट स्टेज में ही तो है, आप चना लेके आते हो डोरमेंट्स में, फिर आप अंकुरित करके खाते हो, आप डोरमेंसी तोड़ देती हो उनकी, तब तो जर्मिनेट होते हैं वो। आपने नोटिस किया होगा, आप भिगो के रख रहे हो, उसमें काफ़ी देर भिगोने के बाद उसमें पानी ऑक्सीजन जा रहा है, तभी बोलते हैं ना कि इट्स बेटर कि आप अंकुरित करके खाओ। अंकुरित मतलब उसमें जान आ गई, जान डाल दिया आपने उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, पानी की मात्रा बढ़ गई, अंकुरित होने लगी, काम करने लगी वो, डेट्स वाई स्प्राउट्स आर हेल्दी फॉर हेल्थ। ओके, तो मेमोरी ट्रिक, बीज सो रहा है, उसके 3 कारण हैं, उसका हार्ड सीड कोट, इमेच्योरिटी और एब्सिसिक एसिड, ठीक है, CIA कोट, इमेच्योरिटी, एब्सिसिक एसिड। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखो इसने ना क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया, इसने एक चीज़ मेंशन कर, इसने पानी के बारे में मेंशन नहीं किया,
अगर ये पानी बोल देता तो बातें अलग होती। इसने बस क्या बोला, इसने पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स को बढ़िया प्यार से लिखा। ये बोल रहा है कोई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन घूमी घूमी कर रहा है। दोबारा सुनिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अब डिफ्यूज़न में हमेशा ही मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बिना मेम्ब्रेन के, बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के। एनर्जी मतलब एटीपी के, हायर टू लोअर करेंगे। ऑस्मोसिस में पानी मूव करता है, और पानी भी मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पानी की बात होती, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात होती, तो आंसर ऑस्मोसिस होता, जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। बट ना तो पानी की बात हुई, ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात हुई, इसलिए आंसर में ऑस्मोसिस नहीं आ सकता। अब ये गटेशन क्या है भैया, पहले ऑप्शन में, इसको भी समझते हैं। गटेशन देखो, गटेशन में क्या होता है, जो लीफ होती है, पत्ती, ठीक है, जो लीफ होती है हमारे पास, लीफ की जो एज होती है, ठीक है, लीफ की एज समझ रहे हो आप, लीफ की एज पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे, लीफ की एज पे ऊपर पे पानी टपकता है। बहुत बार ना सर्दियों में देखा होगा, जब फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह ओस आई होती है, हमें तो ना इस पे देखा होगा आपने, गेहूँ पे, गेहूँ की लीफ पे देखा होगा, बहुत बढ़िया दिखता है। आप अगर खेतों में आपने नोटिस किया हो, या फिर घर पे भी अगर आपके पास प्लांट्स आपने नोटिस किया हो, या फिर और छोड़िए, आप गार्डन में, पार्क में चले जाइए, आपने वहाँ देखा होगा कि कैसे जो हमारा ग्रास है वो कितनी गीली गीली होती है बिना पानी दिए भी। उसका रीज़न यही होता है, गटेशन नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इन द मॉर्निंग टाइम वेयर द ग्रास इज कूल और द वेट, द मेन रीज़न इज गटेशन। तो पानी जो टपकता है वो गटेशन ही होता है। अब ऑप्शन भैया हमें एक इम्बाइबेशन भी दे रहे हैं, जो कंसेप्ट ही अलग है, फिर भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दे रहे हैं तो हम समझ लेते हैं, अगली बार हो सकता है स्टेटमेंट असर्शन रीज़न में आ जाए क्वेश्चन। इम्बाइबेशन में क्या होता है, इम्बाइबेशन में ड्राई मटेरियल पानी एब्जॉर्ब करता है, जैसे सीड, सीड को भिगोइए, भिगोया कभी सीड आपने, है ना, खाना बनाते हैं हम सीड भिगोते हैं, सीड को हम भिगोते हैं तो सीड फूल जाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यही इम्बाइबेशन होता है। इवन सीड छोड़िए, लकड़ी तक पानी को एब्जॉर्ब करके मोटी हो जाती है। तो एनसीईआरटी ने क्या पॉइंट दिया है, एनसीईआरटी वही जगत जननी है, उसको छोड़ नहीं सकते, समझना पड़ेगा एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इस एग्जाम पॉइंट से, है ना। एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, एक्स्ट्रा कर लेना है, कम नहीं करना लेकिन, ठीक है। तो डिफ्यूज़न हमेशा पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या होता है, सो रहा है, नहीं, एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव। तो डिफ्यूज़न पैसिव है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, कोई भी उसको मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। अब कोई मेम्ब्रेन की नीड नहीं है तो इस सेमी परमेबल वगैरह कुछ लिखने की नीड नहीं है, ऑप्शन में आ गया तो मतलब वो गलत है। हो सकता है ऑप्शन में, स्टेटमेंट में, सेशन रीजन में आपसे पूछ लिया जाए। एग्ज़ाम के लिए टिप, एक गलत फहमी जो बहुतों को होती है, वो सोचते हैं कि ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस सेम ही होगा। नहीं है सेम, बिल्कुल भी सेम नहीं है। किसने कह दिया आपको सेम है? डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस सेम नहीं है। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की नीड होती है, डिफरेंस के पॉइंट पता होने चाहिए। ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो ऑस्मोसिस के केस में मेम्ब्रेन की नीड होती है, डिफ्यूज़न में मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। याद रखने के लिए ट्रिक, डिफ्यूज़न डिफरेंट कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूज़न का कंसेप्ट याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं वो क्वेश्चन का आंसर रट लिया, अगली बार के एग्जामिनर बिल्कुल सेम क्वेश्चन देगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्यों देगा, फिर तो और कोई प्रीवियस ईयर पढ़ ले, पिछले 4-5 साल की और टॉप कर ले, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रीवियस ईयर जब कर रहे हो तो आपको देखना है दूसरे ऑप्शन सही नहीं है, क्यों नहीं है, गलत है तो क्यों गलत है। इस क्वेश्चन से हो सकता है अगली बार ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए दूसरे ऑप्शन का आंसर भी कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अगर आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन उसका आंसर बस करते जाओ तो रटना हो गया, रटना नहीं है। हमें पता होना चाहिए दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है। जब दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है ये समझ में आ गया, मतलब तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और वही करनी है तैयारी के साथ कि दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है ऑस्मोसिस से क्वेश्चन बन जाए। ऑस्मोसिस से भी 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो हर ऑप्शन का कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तब प्रीवियस ईयर करने का आपको जितना बेनिफिट मिलेगा कोई लिमिट नहीं। तब समझिए अगर आपने हर ऑप्शन को समझ के कर लिया तब आपका एग्ज़ाम क्लियर है, 100% क्लियर है, क्योंकि आपने अब अच्छे से समझ लिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। रिचमोंड लैंग इफेक्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इवन नो डाउट हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में PYQ में पूछा हुआ है तो करना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या बोलता है ये, रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज एसोशिएटेड विद, ये इफेक्ट किस चीज़ से एसोशिएट होता है, तो ये एसोशिएट होता है डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस। चलो हर एक वर्ड को समझते हैं। डिले का मतलब होता है देरी होना, किस चीज़ में देरी होना, किस चीज़ में देरी होना। सीनेसेंस का मीनिंग क्या होता है, तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पता होने, जैसे डोरमेंस, रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट की, तो यहाँ पे ना कुछ हार्मोन्स होते हैं, आपने प्लांट के हार्मोन्स सुने होंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, थायलिन, एब्सिसिक एसिड। अब आप बोलोगे ये क्या, ये तो 5 हार्मोन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना। सुनो, ऑक्सिन में जो ये IAA है, ये सुंदर नाम है 2,4-D, ये आपको अच्छे से करने हैं, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो रिचमोंड लैंग इफेक्ट में साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में भी इफेक्टिवली काइनेटिन, पत्ती की एजिंग, ठीक है, पति नहीं पत्ती, ठीक है, लीफ। कभी आप सब अपने पतियों को याद करने लग जाओ, अरे हमारे पति की एजिंग हो रही है, मतलब पति की सीनेसेंस हो रही है, नहीं, पत्ती, लीफ की मैं बात कर रही हूँ। तो पति की सॉरी लीफ की एजिंग को हम बोलते हैं सीनेसेंस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, रिचमोंड लैंग इफेक्ट किस चीज़ से एसोशिएट होता है, तो डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस एसोशिएट होता है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लीफ है डिले हो, डिले बुढ़ी हो, सिंपल सी बात है। तो जो साइटोकाइनिन होता है वो रोकता है, लीफ की एजिंग को रोकता है, लीफ को बूढ़ा नहीं होने देता। लीफ बूढ़ी नहीं रहेगी तो लीफ जवान रहेगी, लीफ जवान रहेगी तो अरे वाह, प्लांट की लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर हमारी जो लीफ है, पत्ती है, पत्ती को साइटोकाइनिन सॉल्यूशन में रखो, ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपके पास लैब का एक्सपोजर है, ठीक है, तो आप ये काम ट्राई करके देख लेना। क्या करना, आप लीफ लेना, साइटोकाइनिन का सॉल्यूशन रखना, साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन को में आप पत्ती लीफ को रख देना, तो ज़्यादा देर तक ग्रीन रहेगी, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होने से रोकता है, सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफिल A का C55H72O5N4 Mg, ये बात आपको याद रखनी है। तो साइटोकाइनिन क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन को रोकता है, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और क्लोरोफिल ही तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लोरोफिल ही तो है जो किस कलर रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साइटोकाइनिन डिले कर रहा है सीनेसेंस को, मतलब आ गया रिचमोंड लैंग इफेक्ट। अब एग्जाम के लिए टिप, रिचमोंड लैंग, जब भी रिचमोंड लैंग आए ना, अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है डोरमेंसी ऑफ सीड्स। डोरमेंस का मतलब क्या होता है, रेस्ट पीरियड, जब सीड सो जाता है उसको हम बोलते हैं रेस्ट पीरियड। तीसरा ऑप्शन जो है वो है लीफ की अरेंजमेंट। अरे रिचमोंड लैंग इफेक्ट का लीफ की अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप फाइलोटैक्सी नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, हाँ, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिचमोंड लैंग इफेक्ट का लेना देना नहीं है। जब भी आप रिचमोंड लैंग इफेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप मेनली जो देखते हो, किस चीज़ को देखते हो, आप देखते हो, बताओ जल्दी बोलो साथ में, रिचमोंड लैंग इफेक्ट के अंदर हम एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे साइटोकाइनिन होता है, और जो साइटोकाइनिन होता है वो कौन सा इफेक्ट करता है, वो एंटी एजिंग इफेक्ट करता है हमारी लीव्स के अंदर, ठीक है। रिचमोंड लैंग में हम साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ते हैं, एंड ये साइटोकाइनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। Calculate the number of base pairs in E. coli if the length of its DNA is 1.7 mm. एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन से और जो बच्चों के क्वेश्चंस रह गए हैं PYQ के, हम उसको कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो बताइए, इस
जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, हम इसको नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको हम कवर कर लेंगे। और तो तब तक के लिए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपने देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पहले वेलिन वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला ट्रिप्टोफैन वाला, ठीक है। अभी आप दोबारा क्वेश्चन देख रहे हो, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। रीज़न क्या है, क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्पी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन से नहीं पूछा, इकोलाई से पूछ लिया, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर बायो से। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है ऑलवेज एंड ऑलवेज। एक चीज़ और, आपने एक चीज़ और नोटिस करी, जैसे अभी हार्मोन से क्वेश्चन आया, हार्मोन से एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे कि ये नहीं पूछा कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, रिचर्ड लैंग इफेक्ट पूछ लिया, जो कि सीधे अक्षरों में नहीं दिया हुआ, ना इफेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता। हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए कि रिचर्ड इसकी इफेक्ट के अंदर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं आपको कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर होने से, क्योंकि आपने अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कि आपको कितना आता है, कितना सीखना है और किन टॉपिक पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि डोरमेंसी ऑफ सीड का अभी एक हमें हार्मोन से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, फिर जस्ट हमने रिचलैंड इस इफेक्ट के अंदर कर लिया। सेम वे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमने क्वेश्चन जो किया था, अब ये वाला क्वेश्चन जो था ये बायोटेक का क्वेश्चन था, वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वाला। तो बायोटेक को इग्नोर नहीं करना है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की वो भी फुल फॉर्म में पूछी थी। बट और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस यूनिट के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बायोटेक के अंदर। कितने सारे आपके जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से करके चलना है, तभी बात बनेगी। मतलब यूनिट देखिए कि यूनिट से कैसा क्वेश्चन बन रहा है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देखिए जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपस में कनेक्टेड ही है, ठीक है, दोनों कनेक्टेड ही है। आप कभी भी देखना, पहले जेनेटिक्स पढ़ते हैं फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, ताकि कंसेप्ट की नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो जितने भी डिसीजेस होते हैं, चाहे वो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक के अंदर भी चाहे वो एक्स लिंक्ड है, चाहे वो वाई लिंक्ड है, सारे के सारे टाइप के डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है सिलेबस के लिए, ठीक है। तो हर एक डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हर एक, मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन में सिर्फ 4 ही डिसीज़ है, 4 नहीं, आपको हर एक डिसीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इवन चलो ये तो बिल्कुल एक स्टैटिक नॉलेज है कि जो डिसीज़ सेक्स लिंक्ड है वो सेक्स लिंक्ड ही रहेगा, है ना, वो ऑटोसोमल नहीं बन सकता। लेकिन कुछ नॉलेज जो करंट में चल रही है, जैसे कुछ डिसीज़ के लिए, सेक्स लिंक्ड डिसीज़ के लिए मेडिसिन आ चुकी है, ओके, कौन सी मेडिसिन आ चुकी है ये भी पता होना चाहिए आपको। और क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 इन्वॉल्व है, तो हमें क्रोमोसोम की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम से कौन सी डिसीज़ हो रही है। तो ये आपके नोट्स में होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर भी, कि अच्छा क्रोमोसोम नंबर 11 से सीधा याद आना चाहिए सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन हो गया आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स से। तो मॉलिक्यूलर बायो जेनेटिक्स देखा आपने, कितने सारे क्वेश्चंस आ गए, परसेंटेज रेशियो देख रहे हो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो हम अपने कंटिन्यूस लेक्चर में वो टॉपिक पहले कवर करेंगे जिनका रेशियो ज़्यादा, जिनका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कि कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पहले हम वो वाला काम करेंगे कि जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छे से पहले ही कर लेंगे, ताकि 2-3 बार आप रिवीजन कर सके खुद से भी। यहाँ पे नो डाउट क्वेश्चन में ज़्यादा मैथमेटिकल इतना कैलकुलेशन नहीं थी, बट आपको पता होना चाहिए था कि कब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है, कब नहीं लगाना है, तभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। सेम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ट्रिप्टोफैन का क्वेश्चन है ये माइक्रोस्कोपिक का क्वेश्चन हो गया, तो इकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। तो इन शॉर्ट आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से करने हैं, कोई भी ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दिया क्वेश्चन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड स्टिल कोई भी अगर आपको डाउट है, तो किसी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड इम्पॉर्टेंट बात, रेगुलर पढ़िए, पढ़ने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। MCQ की लेक्चर्स आप देखिए, आपको इससे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जितने आप लेक्चर्स देखेंगे कितना आता है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।